सुप्रभात। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जय श्री कृष्ण के नाम के साथ, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, अनंत बधाई। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज की तिथि के साथ। और बात करें आज की तिथि की तो विक्रम संवत 2080 भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी दिनांक 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार। और बात करें तो आज की इतिहास क्या कहता है इस पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन इसके पहले आज का शुभ विचार क्या है इस पर एक नज़र देख लेते हैं कि आज का शुभ विचार क्या है। और शुभ विचार की बात करें तो जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव भी है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आज का इतिहास क्या कुछ कहता है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। और आज के इतिहास की बात करें तो आज के दिन 1826 राजनारायण बोस की जयंती है। वे बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे। इसके अलावा बात करें तो 1906 में आज बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1963 की बात करें तो नीरजा भनोट अशोक चक्र विजेता हैं, विमान परिचालिका थी ये, और इनका आज जन्मदिन है। इसके अलावा 2005 में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच रिपोर्ट भी आज पेश की गई थी। 2005 में ही भारत के पंकज अडवाणी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब जीता था और 25 बार से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन के विश्व चैंपियन हैं। इसके अलावा 2008 की अगर हम बात करें तो आज के दिन भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत एनएसजी के 45 सदस्यों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में परमाणु व्यापार की छूट दी थी। तो ये इतिहास भी आज आपको हमने बता दिया, लेकिन आज का विषय संस्कृति से जुड़ा हुआ है क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और बात हम संस्कृति की करेंगे, नृत्य की बात होगी और बाल अधिकारों की बात भी होगी। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक हैं डॉक्टर अमिताभ पांडे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ जो कथक की नृत्यांगना है वो भी मौजूद हैं, श्रद्धा जी मेरे साथ हैं। श्रद्धा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद। तो आज हम, आप समझ ही गए होंगे, मैंने गेस्ट से आपको मिलवा दिया है कि आज हम संस्कृति की बात भी करने वाले हैं, नृत्य की बात भी करने वाले हैं। नृत्य की बात इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी नृत्य काफ़ी पसंद था, तो नृत्य की बात भी होगी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अमिताभ जी के पास आऊँगा। सर, बात संस्कृति की है और आज पावन पर्व भी है जन्माष्टमी का, तो आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अपने आप में एक अलग संग्रहालय है, तो सबसे पहले यही समझना चाहूँगा कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे ये समझ में आया कि एक ऐसा अलग संग्रहालय बनना चाहिए? नमस्कार आकाश और सभी मध्य प्रदेश के दर्शकों को जन्मदिन की जन्माष्टमी की कृष्ण भगवान की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के त्यौहार को हर्ष पल्लव से मंगाएं। बात 1970 की है, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स की मीटिंग में चर्चा चल रही थी, तब उसमें ये विषय आया कि हम जितने भी म्यूज़ियम बनाए हैं उसको हम पुराने कल्चर को दिखाने की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे बीत गए बातों कर रहे थे। तब ये चर्चा है कि जो आज जीवंत कल्चर है, जो हमारे समुदाय दूर दराज देशों में प्रदेशों में बसे हैं, उनकी संस्कृति को कैसे दिखाया जाए। उस सोच को दिखाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का गठन किया गया, जिसमें कि लिविंग म्यूजियम जो कहते हैं कि जीवंत संस्कृति को दिखाने के लिए मानव के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए, तो उनका ये प्रयास है। उसके ध्यान में रखते हुए इस संग्रहालय का गठन किया गया और 1982 से इसका भोपाल में स्थापना की गई। सर, ये तो विजन की बात हो गई, लेकिन जब संग्रहालय कोई बात आती है तो संग्रहालय एक अपने आप में एक अलग संग्रहालय नज़र आता है, क्योंकि देश की विविध क्यों संस्कृति की बात भी हो रही है सर। तो अगर हम बात करेंगे तो संग्रहालय अपने आप में पूरे देश को सजोए हुए है,
साउथ के राज्य हैं, वहाँ की संस्कृति देखने को मिलेगी, वहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा, और वहीं अगर हम बात करें हिमालय की तो वहाँ के दृश्य भी देखने को मिलेंगे। तो कैसे यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को सजोकर एक जगह रखा गया? इस संग्रहालय की एक अपनी पद्धति है। ये जो संग्रहालय का पूरी संरचना होती है, इसके लिए हमारे संग्रहालय के जो भी विद्वान लोग हैं, जो भी क्यूरेटर्स हैं, ये दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उन कल्चरों को देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, पर उनको फिर उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं को फिर वो जो भी हमें अगर एक घर दिखाना है या ओणम का बोर्ड लाना है, तो जो वस्तु स्थिति है उसी को फिर वहाँ से वही लोगों के माध्यम से ला कर के यहाँ लगाया जाता है। तो मान लीजिए कि एक झाबुआ के भील का अगर घर बनाना है तो झाबुआ के भील के ही परिवार से संवाद करके जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा करके उनको भोपाल ला करके उन्हीं द्वारा वो अब हमारे जो म्यूज़ियम जो करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है उसमें अपने प्रकृति के हिसाब से जगह चुनते हैं, वहाँ अपना वो फिर स्थापित करते हैं। सर बड़ी बात है क्योंकि वहाँ के कलाकारों को लेकर आते हैं और यहाँ पर झाबुआ जैसा फील कराते हैं। तो दर्शकों, ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नंबर प्रसारित किए जा रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल करके भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इसके अलावा आप भोपाल का कोड भी नोट कर लीजिए, 0755, ये भोपाल का कोड है, 2660049। तो ये टेलीफोन नंबर्स हैं, इस पर कॉल करके भी आप हमारे प्रोग्राम से जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। मेरे साथ श्रद्धा जी भी हैं, कथक नृत्यांगना हैं, बच्चों को कथक सिखाती हैं। श्रद्धा जी, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आज एक पर्व भी है, पूरा देश और दुनिया भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहा है और इसी से हमने कार्यक्रम की आगाज़ भी की, शुरुआत की। तो भगवान श्री कृष्ण भी कथक की कई मुद्राएं करते हुए नजर आते थे, तो कथक कैसे आपको प्रिय हो गया? मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को एवं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी दर्शक गण को मेरा नमस्कार। जी, जैसा कि आपने मुझसे पूछा, जी, मुझे कथक अकेले विषय में रुचि नहीं थी। जी, जैसा मुझे शुरू से नृत्य में रुचि थी। जी, नृत्य को मैं साधना समझने लगी थी। नृत्य मुझे अपने तरफ आकर्षित करता था, तो मैं नृत्य को देखती थी तो मैं आकर्षित होती थी, करने की कोशिश करती थी, तो मुझे बहुत सुंदर लगने लगा। फिर मेरे पिताजी ने पूछा कि बेटा ये शौक है कि इसमें अपना करियर भी ढूंढती हो, इसमें अपना समय कितना व्यतीत कर देती हो, तो तुम उसको किस नज़रिए से देखती हो, उसका नज़रिया क्या है? तो मेरे पिताजी ने मुझे उसका सपोर्ट किया कि बेटा अगर उसमें करियर ढूंढती हो तो उसकी साधना करो, उसकी बारीकियों को समझो, उसका कोर्स, उसका पूरा कोर्स मेरे पापा ने मुझे करवाया और मुझे साथ दिया। जी, तो ये तो बात परिवार के सपोर्ट की हो गई, ऐसे आप कथक सीखने लगी। लेकिन कथक एक अपने आप में विशालकाय पर्वत की तरह नजर आता है क्योंकि बाहर से देखने में मुद्राएं तो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और जो कथक के प्रेमी हैं वो भी अलग ही लोग रहते हैं कि उनको अलग ही टेस्ट का म्यूज़िक भी चाहिए। और लेकिन भाव भंगिमाएँ, तमाम जो रस होते हैं, हम देखते हैं कि वात्सल्य रस देखने को मिलता है, स्नेह रस अलग देखने को मिलता है, श्रृंगार रस की बात होती है, तो जो 9 के 9 रस हैं जिसको प्रकृति के रस भी कहा जाता है, ये भी इस डांस पैटर्न में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। नव रस जब हम स्कूल में थे तो हमें हिंदी के विषय में पढ़ाया जाता था, तब हमें उस रस को सिर्फ पढ़ाया जाता था, उसको एक्सप्लेन करने का हमें कभी मौका नहीं मिला। तो जब हम इस साधना से जुड़े, नृत्य से जुड़े, नृत्य सिर्फ शास्त्रीय नृत्य, हम इन सब चीज़ों को वेस्टर्न और हिप हॉप में नहीं ढूंढ सकते, वहाँ आपको ये भाव नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ डांस करेंगे, मूवमेंट करेंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन हमें अपनी संस्कृति, नवरस, अपने भाव, अपनी मुद्राओं को, अपने सभी विषय को सबके सामने प्रस्तुत करने का सिर्फ एक और सिर्फ जरिया शास्त्रीय नृत्य है। नहीं, शास्त्रीय नृत्य तो है लेकिन वो सामने वाले के सामने तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि कथक जो व्यक्ति करता है जी, उसको करीब करीब 100 बार तो ये प्रैक्टिस करना पड़ती होगी। 100 से भी करीब, हाँ, ज्यादा बार। जी बिल्कुल। जो भाव भंगिमाएं होती हैं उनको दोहराना, पहले उस चीज को अगर हम देखें तो कई बार नृत्य में हमने देखा है कि माँ काली का रूल भी करते हुए कहीं कथक नृत्यांगना नजर आती है, लेकिन वो क्रोध, वो ज्वाला, वो अपने अंदर लाना, मतलब पहले खुद को शक्ति मानना और फिर शक्ति को सामने दिखाना एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है। ये हम शास्त्रीय नृत्य से ही सीख सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य में नवरस होते हैं, उससे ही हम सीख सकते हैं भाव को अंदर लाना और इसमें अपना संपूर्ण
मतलब चेहरे पे अकेले लाके दिखा देना ये अकेला संभव नहीं है, उसको अपने अंदर डालना और अंदर से अपनी चीज़ों को बाहर निकालना, ये सब चीज़ें शास्त्रीय नृत्य में ही बताई जाती हैं। तो शास्त्रीय नृत्य में ही ये चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, ये कहना है श्रद्धा जी का। श्रद्धा जी, लौटूंगा आपके पास। तो श्रद्धा जी ने एक बात बड़ी ये कही है कि यहाँ पर कथक में सिर्फ अपने आप का अध्ययन भी करना होता है और सारे रसों को, सारी चीज़ों को पहले खुद महसूस करो और फिर प्रेजेंट करना होता है। तो विधा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और इसमें कैरियर भी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अमिताभ जी भी हैं। सर, बात संस्कृति की भी हो रही है, और बात संस्कृति की जब करते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम एकदम प्रथम स्थान पे आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो संस्कृति की तो बात हो गई, लेकिन जब संस्कृति की बात होती है तो लोग इसको इतिहास से जोड़ लेते हैं, विरासत से जोड़ लेते हैं, लेकिन इसमें अब काफ़ी सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। तो क्योंकि आपने हाल ही में जो है मानव संग्रहालय ज्वाइन किया है, तो अब आप सर क्या नया नवाचार करने की दिशा में काम कर रहे हैं? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसको अपनी संस्कृति से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, तो क्या उसके लिए कुछ काम संग्रहालय में अब शुरू होगा? जी, उद्देश्य अब संग्रहालय का ये है कि क्योंकि मॉडर्न जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुका है, आईटी बेस्ड हो चुका है। तो उद्देश्य ये है कि अब हम पूरे म्यूज़ियम को आईटी बेस्ड और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ले जाएं, जिससे कि अगर वो युवा हमारे एक संग्रहालय में आता है तो वो अपने एक ऐप के माध्यम से संग्रहालय को के बारे में पहले जान सकता है, और फिर जो भी संग्रहालय में हमारे अलग अलग एग्जीबिशंस हैं, गतिविधियां हैं, उनकी जानकारी लेकर के वो अपना फिर उस बेसिस पे वो अपना चूज़ एंड पिक कर सकता है कि मैं आज के दिन क्या देख पाऊँगा, कैसे देख पाऊँगा। तो वो एक सीरियस कर सकता है, उसको सीरियल में डाल सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि 10 ओपन एयर एग्जीबिशंस हैं, हमारा इंडोर एग्जीबिशन है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो पारंपरिक टेक्नोलॉजी उसका पूरा क्षेत्र है, और एवोल्यूशन का भी है हमारे पास। जो फॉसिल पार्क है, जो 6 लाख पहले जो लावा में चिड़िया है उसका भी है, और चित्रकारी भी है आदि मानव की, और हमारा जो सिंबल ही है वो कह सकते हैं कि पहली महिला मॉडल हो सकती हैं विश्व की, जिनका कि हमने अपना मोमेंटो में डाला हुआ है। तो एक इतनी विविधता इस पार्क में, इस हमारे संग्रहालय में छात्रों को, नए लोगों को मिलेंगी। दूसरा, मैं इसको लाइट एंड साउंड शो के साथ एक प्रयास करूंगा कि जैसे सांची में है और जगह है, उसको मानव संग्रहालय में भी हम दिखा पाएँ, जो कि जीवंत संस्कृति है अलग अलग प्रदेशों की, तो उसको हम जो भी हमारे विजिटर हैं उनको दिखा पाएँ। दूसरा, विजिटर फैसिलिटीज़ हम बहुत इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। एक वो आए तो उसको संभव वो पूरा क्षेत्रफल में, क्योंकि 3 किलोमीटर लंबा हमारा एक क्षेत्रफल है, जिसमें कि वो आए और उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए सरल हो, उसके लिए जलपान की व्यवस्था अच्छी हो, और कहीं बैठ कर के उस पर सोचने की भी मौका मिले। नहीं सर, लेकिन बात यहाँ पे ये भी आती है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 3 किलोमीटर लंबा है, अब जियो मैपिंग की तैयारी है, ऑनलाइन पूरे प्लेटफॉर्म को ले जाने की तैयारी है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर ये भी है कि जब अंदर हम देखते हैं कि लोगों के मन में रहता है और कि हम एक दिन में मानव संग्रहालय घूम लेंगे, क्योंकि अगर हम भोपाल के लोगों की बात करें, यहाँ के लोगों को भी लगता है कि हम एक दिन में घूम लेंगे, लेकिन 200 एकड़ का इलाका और इतनी सारी संस्कृतियाँ वहाँ पर संजो कर रखना, ये चुनौती थी। तो अब आपको नहीं लगता कि इस पूरे इलाके में लोग बेहतर तरीके से समझ सकें, तो कितना समय लगेगा इसको पूरे, अगर हम देखें तो संग्रहालय को देखने? आकाश जी, ऐसा है कि ये संग्रहालय को देखने के लिए अगर हम इसका 5 जोन में बांटेंगे तो हर जोन को देखते हुए 3 दिन का समय तो लग जाना चाहिए। और जैसे ही आईटी बेस्ड हो जाएगा तो हमारे जो विजिटर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा कि वो अपना प्रायोरिटाइज करके उसको फिर अपना तय कर लें और उसकी समय दे, क्योंकि उसके ये ज्ञान का भी जगह है, एक मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और शिक्षा का भी जगह बन जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ है। और आजकल पूरा जो शिक्षा है वो क्लासरूम से बाहर आकर के अब आपके इन जगहों पे आ गए जहाँ की आप करके अपने ज्ञान को एंड वर्चुअल वर्ल्ड एंड जो अपना वो यही कारण है सर कि नई शिक्षा नीति में इस बात को कहा जा रहा है कि अप्लाई ऑफ माइंड जो है शिक्षा नीति है, कि जो माइंड में चल रहा है उसको अप्लाई किया जाए, और यही हमारी संस्कृतियाँ भी सिखाती हैं। लौटूंगा सर आपके पास, हमारे साथ कथक नृत्यांगना जी भी हैं, श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, आपसे यही समझना चाह रहा था, आपने कहा परिवार का सपोर्ट भी मिला और कथक को आपने काफ़ी बेहतर तरीके से सीखा भी, लेकिन बतौर कैरियर अगर हम बात करें, क्योंकि एक सवाल हमेशा युवाओं के मन में रहता है, कई लोगों को डांस का शौक़ रहता है और ख़ास तौर पर बच्चियों की बात करें, लड़कियों की बात करें तो एक ख़ास अट्रैक्शन होता है,
लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि कैरियर के लिए क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता का ये ध्येय रहता है कि आजकल बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन डांस की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं माता पिता के मन में भी हिचक होती है, और इसको बतौर कैरियर प्रोफेशन चुनना कितनी बड़ी चुनौती रहा, और क्या वाकई में चुनौती है, क्योंकि जो बेटियां डांस सीख रही हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? डांस पहले बहुत कठिन था, क्योंकि तब लोगों की मानसिकता बहुत अलग थी जी। तब मानसिकता इतनी थी कि लड़कियां बहुएं हैं जो वो पर्दे में रहें, पल्ले में रहें, उनको आगे नहीं निकाला जाता था। आज के समय में कोई भी माता पिता किसी भी विषय में बच्चियों को पीछे नहीं रखना चाहता, और विषय तब चुनते हैं जब बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं उस विषय में। तो वो हम बचपन से ही पेरेंट्स देखना चाहते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट जिस विषय में है तो बच्चा उसी में करियर चुनता है। जैसे कि मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैंने करियर इसी में ही ढूंढा। पहले मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए सही है कि गलत, तब वो मेरा शौक था। पर धीरे धीरे जब मैंने इसकी बारीकियां समझी, फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं, इसको हम करियर भी बना सकते हैं। मैंने इसकी पूरी विद्या ली, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से मैंने इसका डिप्लोमा किया, नूतन कॉलेज से मैंने इसमें डिग्री की, और इसके साथ साथ मैंने शो भी किए। शो करने जाती थी तो तब बहुत छोटा सा अमाउंट भी मिलता था मुझे उसका तो वो लगता था कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे। छोटी हुई थी, लेकिन अब श्रद्धा जी का नाम बड़ा हो गया है। अब कई लोग आपके पास आ रहे हैं, कई बच्चियां आपके पास आ रही हैं, सीखने आ रही हैं। बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। तो हौसला रखना होगा, क्योंकि कोई भी परंपरा को या कोई भी संस्कृति को या कोई भी नृत्य को हम अगर बतौर कैरियर लेते हैं तो चुनौतियां जरूर होती हैं, लेकिन आखिरी में जीत भी होती है। यही बात जो है श्रद्धा जी हमें बता रही थी। हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ पांडे जी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे समझना चाह रहा था, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो हर चीज़ में आजकल टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है, लेकिन मानव संग्रहालय के सामने दो बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जियो मैपिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हर साल बाल रंग मेला भी आप लगाते हैं, बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है। तो अब बच्चों को टेक्निक के ज़रिए जोड़ना, तो क्या इसके लिए एक शिक्षा का पैटर्न भी तैयार कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपने बात कही वर्चुअल की, इसीलिए मैं इस पे आ रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ AI बेस्ड होगा। तो अगर हम बात करें तो अगर केरल की नाव में हम बैठे हैं तो वो वाला फील भी आप कराएंगे क्या, कि जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, कि केरल की नाव में बैठने का वो जो आनंद है, क्योंकि अभी अनुभूति में होता है, लेकिन AI के ज़रिए शायद वो वास्तविकता में भी नज़र आए। आकाश जी, यहाँ हम दोनों अनुभव कराएंगे जी। एक तो वास्तविक है, क्योंकि हमारे यहाँ ओनम की बोट हमारे संग्रहालय में उपस्थित है, तो जिसको कि हमारे जो छात्र हैं, जो ये युवा हैं, यंग हैं, वो उसको जाकर के सामने देख सकते हैं कि वो क्या है, उसको इस फील कर सकते हैं। उसके साथ जब ये प्रोसेस होगा डिजिटाइजेशन का, उसमें हम फिर उन्हें उसी के माध्यम से केरल तक ले जा कर के, कि केरल का जो फेस्टिवल है, केरल का जो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो फेस्टिवल ओनम के आसपास, उसको वो अनुभव कर सकें। सर, व्यंजन के लिए लेकर भी, क्योंकि संस्कृति की बात आती है तो व्यंजन का एक अलग स्वाद होता है, तो इसको लेकर भी मेले लगातार लगाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जो छोटा तबका है, और बात हम महिलाओं की भी कर रहे हैं, वो संभल हो सके तो कई बार हमने देखा है कि छोटे छोटे आयोजन भी लगातार पूरे साल भर मानव संग्रहालय करता रहता है। तो उसका क्या प्रारूप है सर, उसका क्या उद्देश्य है? क्या आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, या उनका जो फूड है, उनका जो कल्चर है, वो खाने के स्वाद के जरिए भी लोगों तक पहुँचे, ये भी एक कोशिश है? ऐसा है कि वैसे ही मानव संग्रहालय में गतिविधियों के साथ साथ कई चीज़ें चलती हैं, और ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान हैं और दोनों ही स्वावलंबन हैं। इसमें ये दो चीज़ हम कर रहे हैं। एक तो ये जो कहते हैं कि संस्कृति का पेट से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो जितने प्रकार के व्यंजन हैं, खासकर प्रादेशिक और पारंपरिक, उसका यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कि उनको यहाँ पर उनके पारंपरिक लोग ही उसको पारंपरिक तरीके से बनाएं, और उसका जो भी विजिटर हैं उसका लाभ लें। दूसरा ये है कि एक ट्राइबल हीलर का एक हमारा कॉन्फ्रेंस होता है, तो उस समय भी जो इस तरह के व्यंजन होंगे उसको भी हम उससे प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। जी, निश्चित रूप से। तो कोशिश ये भी है कि यहाँ पर संस्कृति के साथ साथ कला के साथ साथ स्वाद का आनंद भी आपको मिले, तो इसको लेकर भी मानव संग्रहालय जो है प्रयास कर रहा है, और अब जल्दी जो है इस दिशा में भी आपको कदम देखने को मिलेंगे, और व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर आपको संस्कृति के साथ साथ व्यंजनों का स्वाद भी यहाँ पर मिलेगा। बात कला के हो रही है तो नृत्य को कैसे पीछे छोड़ दें। नृत्य की बात श्रद्धा जी हम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हमने देखा, और जन्माष्टमी भी आज है, तो भगवान श्री कृष्ण को भी नृत्य काफ़ी पसंद था,
लेकिन यहाँ बात आती है मुद्राओं की, हाव भाव की। तो ये जो हाव भाव सिखाना, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं कर पाता। बिल्कुल। लेकिन कथक से जब कोई बिटिया, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि पहले तो बेटियां जुड़ती थी, लेकिन आजकल लड़के भी जो है बढ़ चढ़ कर कथक कर रहे हैं। कई सारी जगहों पर मैंने खुद ने ये स्वयं अनुभव किया है कि बेटियों से अच्छा कथक जो है लड़के करते हैं, और उसमें पुरुष का रोल भी निभाते हैं और महिला का रोल भी निभाते हैं। एक बड़ी चुनौती रहती होगी। तो ये कैसे, मतलब कितनी साधना इसमें लगती है, और इसे आप कैसे देखती हैं? पहले तो यही समझा जाता था कि ये नृत्य सिर्फ महिलाओं का, बच्चियों का ही है जी। कभी उस समय भी हमने जब शुरू किया था तब भी हमें यही पता था कि नृत्य जो देखा जा रहा है महिलाओं के लिए ही है, महिलाएं ही करती हैं, उनको ही शौक होता है जी। पर आज के समय में है, युवा पीढ़ी में लड़के लोग मतलब नृत्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सुंदरता से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर बात है। मैं डॉक्टर रश्मि राठौर तिवारी जी मेरे गुरु रहे हैं, उनके साथ जब जुड़ी हुई थी तब एक आते थे भैया, भूपेंद्र भैया, तब वो हम लोग से पूछते थे, तो हमें नहीं पता था कि वो हमसे सीख रहे हैं कि हमको सिखा रहे हैं। हाँ। फिर बाद में पता चला कि वो हमारे गुरु हैं। तो वो पहले हमसे बारीकियां समझते थे कि इनको कितना पता है। फिर उन्होंने हमें बारीकियां बताना शुरू की, तब हमें लगा कि वाह, कि पुरुष भी इस विधा में अपने करियर ढूंढ रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। तो देख के बड़ा अचंभव भी लगा, पर सुंदरता भी लगी। टोटल सफ़र की अगर हम बात करें, क्योंकि जब शुरुआत आपने कहा कि आपको डांस करना पसंद था, उससे शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई, फिर बाद में आपने कैरियर के रूप में इसको चुन लिया जी। लेकिन बीच में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं, और ख़ास तौर पर डांस एक ऐसी फील्ड है कि जब दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट कानों में पड़ती है, जब बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन कई बार होता है कि कथक में, और ख़ास तौर पर जो शास्त्रीय संगीत होता है और नृत्य होता है, इसमें रहता है कि अगर हम 0.5% भी चूक गए तो आर्टिस्ट को तो मज़ा नहीं आता, लेकिन जो सामने दर्शक बैठता है उसको भी मज़ा नहीं आता, वो तालियों की गड़गड़ाहट। तो कई बार ऐसे पल भी आए होंगे, तो उस निराशा से निकलना, क्योंकि एक निराशा का भाव भी जो है युवाओं के मन में आ जाता है, और कथक में हम बात करें तो 0.5% भी अगर कोई भाव भंगिमा अधूरी रह गई तो जो कलाकार कर रहा है उसको भी पता हो जाता है और दर्शकों को भी। तो उससे निकलना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि निराशा कि हम साल भर से प्रैक्टिस कर रहे थे, 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, एक बड़ा मंच मिला था, और हम जब वहाँ परफॉर्म करते हैं तो एक मन में डर भी होता है, एक झिझक होती है कि मैं कैसे फेस करूँगा। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कई बार बेस्ट हो जाता है और कई बार ख़राब भी हो जाता है प्रदर्शन। तो यहाँ से निकलना एक बड़ी मुश्किल वाली बात है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? यही तो आर्टिस्ट की बात है। आर्टिस्ट की यही बात है कि आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। आपको उस चीज़ को मैनेज भी करना है और दर्शक को पता भी नहीं चलना चाहिए। आपको उन सब चीज़ों को, बारीकियों को खुद को ही समझना है और खुद को ही उससे निकलना है। हम ये दर्शकों पे पूरा उनके ऊपर वो नहीं हो जाएंगे कि भाई वो हमारी गलतियां चुने। बिल्कुल। अपनी गलतियों को खुद ही को ढाकना है, हमको किसी छुपाना है। लेकिन नहीं, कई बार निराशा मन में आ जाती है, क्योंकि हमने देखा है 6-6, 7-7 घंटे साधना करना पड़ती है। और क्योंकि इस कथक को देखें या शास्त्रीय पूरे नृत्य को हम देखें, बहुत सारी विधाएं हैं, लोग सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 8 से 9 घंटे कई बार प्रैक्टिस करना पड़ती है। और ये एक बेहतर एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज भी है, बिल्कुल एक्सरसाइज है जी। करना ही चाहिए, यही साधना कहलाती है। नृत्य को आप एक दिन में करके नहीं दिखा सकते हैं, कुछ भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, और एक इंसान साधना, शास्त्रीय नृत्य को एक दिन में सीख भी नहीं सकता है। इसकी घंटों बहुत रिहर्सल होती है, बहुत प्रैक्टिस होती है। कभी कभी तो पैरों से खून भी निकल आता है, घुंघरू होते हैं, क्योंकि घुंघरू को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है, छाले पड़ जाते हैं, तो उसकी तो बहुत साधना होती है। ठीक है, हो जाती हैं गलतियां, पर वो गलतियां ना दोहराई जाए इसलिए हम रिहर्सल करते हैं, 9 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। हो जाती हैं गलतियां को, उसको हम ढाक तो सकते नहीं, छुपा भी नहीं सकते, और निराशा तो दिखाई ही नहीं सकते। आर्टिस्ट की खुद की खूबी होती है कि हमको चेहरे पे अपनी कोई भी गलती को प्रदर्शन नहीं करना है, निराश नहीं होना है और ना निराशा दिखाना है। आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करना होगी और परफॉर्म करना होगा। अगर परफॉर्म ठीक नहीं हुआ तो और बेहतर करने की कोशिश करना होगी, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस बात को कहते थे। जब वो 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद बल्ब बनाने में सक्सेस उन्होंने पाई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सक्सेस हो गया, उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे 100 तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। सर, ये बड़ी बात है। और क्योंकि मैं आपके पास आऊँगा सर, डॉक्टर अमिताभ जी हमारे साथ हैं। सर, संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय बहुत सारे विज़न और मिशन के साथ तो काम कर रहा है, लेकिन पीएम जी ने भी एक विज़न ऑफ लाइफ दिया है, वो क्या है और इसके लिए संग्रहालय क्या किस दृष्टिकोण से काम करेगा सर?
लाइफ मिशन जो है, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो हमारे संग्रहालय के मूल्य विषयों से एकदम मेल खाता है जी। क्योंकि ये संग्रहालय उन संस्कृतियों को दिखाता है जो कि पारंपरिक तरीके से अपने जीवन जीते हैं। तो जो 7 मिशन हैं, जैसे कि बिजली की बचत, पानी की बचत, नो प्लास्टिक, अपने एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, एक सस्टेनेबल लिविंग, हेल्दी लिविंग, और हमारे जितने भी समुदाय और जितने भी प्रदर्शनियाँ हैं, जो भी हमारे लोग जुड़े, हमारी जो पारंपरिक प्रजातियाँ हैं, वो इन सब को बड़े ही सुचारू रूप से करती हैं। अगर उनके यहाँ देखेंगे तो नो वेस्ट रहता है। अगर आप जाएंगे तो सब कुछ रिसाइक्लेबल है, सब कुछ यूजेबल है, सब कुछ वापस प्रकृति में घुल मिल जाता है। तो उस चीज़ को हमारा संग्रहालय बड़ी अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा, हम चाह रहे हैं कि जो बाहर का जो समुदाय है, जो शहरी समुदाय है, उससे भी हम उसको सेंसिटाइज करें और उसमें उनमें जागरूकता लाएं। जैसे कि मानव संग्रहालय में हम ज़ीरो प्लास्टिक एंड कार्बन पॉजिटिव पे मूव करना चाहते हैं कि हम प्लास्टिक ज़ीरो यूज़ करेंगे और माने संग्रहालय की बिजली और इन सब की खपत कम करते हुए हम इसको पॉजिटिव करना चाहेंगे, कार्बन पॉजिटिव बनाने का विचार है। तो मानव संग्रहालय कई सारे आयामों को लेकर काम कर रहा है और उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ मिशन भी है। इस पर भी मानव संग्रहालय तेजी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात डॉक्टर अमिताभ पांडे जी, निदेशक हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के, जो साफ तौर पर बता रहे थे। यहाँ पर श्रद्धा जी, आपके पास लौट रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, अभिभावकों को डांस समझाना। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को डांस पसंद होता है तो एक क्लास होता है वेस्टर्न क्लास, एक होता है शास्त्रीय क्लास। लेकिन अधिकांश लोग रियलिटी शोज़ देखकर ये समझते हैं कि वेस्टर्न डांस बहुत बेहतर है, शास्त्रीय कला में इतना दमखम नहीं है या कैरियर नहीं है। तो आप यहाँ पर उन अभिभावकों को कैसे समझाती हैं कि शास्त्रीय जो नृत्य है या शास्त्रीय जो कला है वो बेहतर है और इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है? क्योंकि मन का भी, आत्मा का भी, और एक तरीके से अगर हम कथक की बात करें तो इसको आत्मा का अध्ययन भी कहा जाता है, क्योंकि पहले आदमी अपना अध्ययन करता है, उसके बाद उसको प्रदर्शित करता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। अभिभावकों को हम सिर्फ समझा सकते हैं, उन पे हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, है ना। तो हम उनको अपनी कला को प्रदर्शित करके वहाँ उनकी बारीकियां बता सकते हैं कि ये भगवान से जुड़ा है, ये साधना से जुड़ा है, उनको हम सिर्फ समझा सकते हैं। लेकिन आज के समय में 2 तरह के नृत्य हो गए हैं। हमारे नृत्य, शास्त्रीय नृत्य को तो सब भूलते जा रहे हैं, जो कि हमें विरासत से मिली हुई है, संस्कृति है अपनी, सनातन रूप से। जी। तो ये हम सिर्फ अभिभावकों को बता सकते हैं, उन्हीं को सही गलत बच्चों को बताना पड़ेगा कि बच्चे हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। हम सिर्फ उनको एक दृष्टि से दिखा सकते हैं कि बेटा आपका सही दिशा ये है, पर ये दृष्टि उनको अभिभावकों को खुद दिखानी पड़ेगी बच्चों को। कथक नृत्यांगना होने के नाते, क्योंकि कहते हैं जो कथक करता है उसको म्यूजिक का ज्ञान भी होना जरूरी है, क्या वाकई में सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप कथक को सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी बारीकियों के बारे में नहीं पता है, उसकी बिल्कुल समझ नहीं है, तो आप नृत्य को सिर्फ देख ही सकते हैं, समझ नहीं सकते। इसके लिए भी कोर्स करना होगा, मतलब म्यूजिक का भी कोर्स होगा? मतलब आप अगर नृत्य करते हैं तो म्यूजिक भी सीखना नहीं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप कथक कोई शैली आप सीख रहे हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको म्यूजिक सीखना हो। डांस ही आपको सिखा देता है कि म्यूजिक क्या है और नृत्य क्या है। मतलब देखिए, डांस की भी क्या खूबसूरती है, डांस ये भी सिखाता है कि म्यूजिक क्या है। मतलब जो म्यूजिक है, संगीत है, उसको अनुभव करना, फील करना और फील को फिर दर्शकों के सामने अभिव्यक्त करना। श्रद्धा जी, एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे कि यहाँ पर जब डांस की बात आती है तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अब धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं, पहले गुरुकुल हुआ करते थे जी, और सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब कई जगह इतने ज़्यादा संसाधन गवर्नमेंट्स की तरफ से आपको लगता है कि मिल रहे हैं इस संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के लिए? ये जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, सरकार जब से चेंज हुई है तब से तो बिल्कुल मिल रहा है जी। आज के समय में मोदी सरकार ने हमें मातृशक्ति पे काम करना सिखाया है। मातृशक्ति अपने आप में एक, मतलब जब वो कहते हैं ना 9 देवियां इकट्ठी हो जाती हैं तो कितनी संपूर्ण हो जाती हैं, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं होती जी। तो बिल्कुल मातृशक्ति ने हमें ये सिखाया है कि आज के समय में, आज के युग में किस तरीके से एक
किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की। अच्छा चलिए, ये बात आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आखिरी अंत में चलते चलते अंतिम संदेश चाहूँगा कि जो बच्चे डांस पसंद करते हैं या आप खुद एक कथक नृत्यांगना है, सीख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि अगर वो डांस सीख रहे हैं तो कथक में अगर वो आना चाहते हैं या शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य सीखना चाहते हैं तो कैसे प्रवेश ले सकते हैं और ये क्यों दूसरे डांस से अलग है? बिल्कुल, ये दूसरे डांस से अलग है। आप शास्त्रीय नृत्य को 1 या 2 दिन में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कठिन साधना चाहिए। जैसे मेरा खुद का ही मतलब कोर्स तो हो गया था, कोर्स तो मैंने 6-7 साल में कंप्लीट कर लिया था, डिप्लोमा, और डिग्री मैंने 5 साल में कंप्लीट कर ली थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया। उसके लिए मुझे काफ़ी तपस्या साधना करनी पड़ी, और वो सब तपस्या साधना मेरे पिताजी के द्वारा ही संपन्न हो पाई तो थी। पिताजी माताजी का सपोर्ट यहाँ पर मिला और यही कारण है कि श्रद्धा जी यहाँ पर नृत्यांगना बन पाई और कथक को सबके सामने प्रस्तुत कर पाई। तो श्रद्धा जी, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, यहाँ बात संस्कृति की हो रही थी, नृत्य की हो रही थी और बाल अधिकारों की भी होगी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान को बदलने की। भारत के इतिहास में काला समय आया ब्रिटिश राज का, मगर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम समय भी था। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानने और फिर से जगाने के लिए देखिए सोने की चिड़िया, नया भारत नई उड़ान, हर शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अरे पीकू, क्या चले ऐसी जगह जहाँ हो पानी, हो हरियाली, ना हो सूखे पेड़ों की डाली और हो सूरज की जहाँ रोशनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। जल घर घर लाना है, देश को सजग बनाना है। अरे वाह पीकू, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। देखिए जस्ट जूनियर रविवार सुबह 11:30 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो ब्रेक के बाद दर्शकों, एक बार पुनः आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में स्वागत है। ये फ़ोन इन लाइन कार्यक्रम है, आप ये हमारे टेलीफोन नंबर्स पर कॉल करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। आज संस्कृति की बात हो रही है और बाल अधिकारों की बात भी हम कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रशांत दुबे जी हैं, बाल अधिकारों के लिए लगातार कई मंचों पर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर समाज को जागरूक करने का काम यहाँ पर प्रशांत जी कर रहे हैं। स्वागत है प्रशांत जी आपका। धन्यवाद। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि विषय संस्कृति भी है, नृत्य भी है और बाल अधिकार। क्योंकि बाल अधिकार की बात आती है तो लोगों के मन में आ जाता है कि बालों के जो अधिकार हैं वही तो बाल अधिकार है, इसमें समझने जैसी चीज़ क्या है। लेकिन यही समझना है जिसके लिए आप काम भी कर रहे हैं कि बाल अधिकारों को, बात तो होती है बालों को अधिकार देने की, लेकिन हम उनको अधिकार देते देते अधिकार भी ही नहीं बना देते। तो सर क्या अंतर है? बिल्कुल आपने सही कहा।
दरअसल अभी दिक्कत तो हमारे बीच में या हमारे समाज में ये है कि हम में से बहुत सारे साथी ये जानते ही नहीं हैं कि बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं। और दूसरा, हम जो वयस्कों की एक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सुने, उसमें हम दरअसल एक समाज के रूप में बहुत कमज़ोर हैं। तो आपको जानकर मतलब आपके दर्शकों को ये पता भी चले कि दुनिया के स्तर पर एक समझौता हुआ है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, और ये 1989 का समझौता है। भारत ने इसमें 3 साल लगाए सोचने विचारने में, और भारत ने 1992 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के अंतर्गत पूरी दुनिया में 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। एक तो यह है कि अब हम हर उस व्यक्ति को बच्चा मानते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और दूसरा, बच्चों के 4 मुख्य अधिकारों को प्रमुखता से देखा गया है। पहला ये तो है कि राइट टू सर्वाइवल यानी इसके उत्तरजीविता का अधिकार, दूसरा हम देखेंगे राइट टू डेवलपमेंट यानी बच्चे के विकास का अधिकार, तीसरा हम देखेंगे सहभागिता का अधिकार यानी बच्चों की बात हम सुने, समझें, गुने और फिर उसके साथ बच्चे के साथ रिएक्ट करें, और चौथा है राइट टू प्रोटेक्शन यानी बच्चे के संरक्षण का अधिकार, यानी उसको किसी भी तरह की क्रूरता, किसी भी तरह के शोषण से बच्चों को मुक्ति मिल सके। तो ये 4 अधिकारों को प्रमुखता दी गई है। तो आपने सही कहा कि बच्चों को ये जब तक पता नहीं होगा, इस बात का भान नहीं होगा कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, और हम वयस्कों को ये नहीं पता होगा कि हम बच्चों को एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें, ना कि हम बाल की तरह उसको ट्रीट करें, तब तक बच्चे अधिकार विहीन ही नजर आएंगे। जी, निश्चित रूप से बच्चे अधिकार विहीन नजर आएंगे। प्रशांत जी ने बड़ी बात कही। लौटूंगा प्रशांत जी आपके पास। सर, डॉक्टर अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक हैं। सर, आपसे समझना चाहूँगा कि बात बाल अधिकारों की भी हो रही है, और यहाँ पर बच्चों को उनका अधिकार देने के लिए हम देखते थे पहले नानी दादी की कहानियाँ चलती थी। वो कुछ कहानियाँ राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में भी बाल रंग के दौरान भी और कई गतिविधियों के दौरान दिखाई जाती है, उन्हें बताई जाती है पेंटिंग के जरिए और विभिन्न गतिविधियों के जरिए, और कई बार गुड्डे गुड़ियों का खेल भी वहाँ आयोजित कराया जाता है। तो ये सर क्या है कि यहाँ पर आप खेल खेल में बच्चों को गुड टच, बैड टच जो संस्कार है वो सिखा रहे हैं? मानव संग्रहालय कोशिश करेगा कि बच्चों को जो अपनी संस्कृति की विविधता है उससे उनको हम एक रूप करें, उसको समझें। उनके सारे कई गतिविधियां हैं जैसे कि करेंगे जिसमें कि वो अपने कई प्रतियोगिता में आ सके, हमारी जो भी यहाँ पे प्रदर्शित हैं उनका चित्रांकन करके प्रस्तुत कर सकें, या फोटो गैलरी है जहाँ बच्चे अपना चित्र को दिखाना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे एक फ़ोटो गैलरी जहाँ पे बच्चे आकर के अपनी गैलरी में अपनी अभिव्यक्तियों को दिखाएं। और दूसरा ये है कि इन संस्कृति के माध्यम से हम बच्चों को एम्पावर करना चाहेंगे, उनको सशक्त करना चाहेंगे कि उनकी संस्कृति पे वो स्वाभिमान ले और उसको आगे बढ़ने का माने की, क्योंकि बहुत बार हमें मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हम अपनी संस्कृतियों के प्रति अलग नज़रिया रखते हैं, तो हर संस्कृति उतनी ही अच्छी और उतनी ही महत्वपूर्ण रखती है, तो उसके प्रति उनकी हम कोशिश करेंगे कि वो सशक्त हो और उसके प्रति उनका प्रेम बढ़े। निश्चित रूप से उनका प्रेम बढ़े। प्रशांत जी आपके पास आऊँगा। सर ने बात की है संस्कृति की, और यहाँ पर बात क्योंकि बच्चों की पूजा भी की जाती है, हम बेटियों की बात करें तो देवी के रूप में हमारा समाज पूजता भी है, लेकिन बेटियों के गुम होने की शिकायतें सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आती। तो बात वही है सोच की, समझ की, और उस सोच और संस्कृति को थोड़ा सा बदलाव करने की, तो वो एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आप काम करते हैं। तो यहाँ पर आप कैसी स्थिति पाते हैं कि वास्तव में धरातल पर क्या स्थिति? हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा आकाश जी, और मध्य प्रदेश अभी संयोग से कहें दुर्योग से कहें एक चिंताजनक स्थिति में है कि मध्य प्रदेश से रोजाना 30 बच्चे गायब हो रहे हैं, गुम रहे हैं, जिनमें से 16 बालिकाएं हैं और 9 बच्चे ऐसे हैं जो फिर कभी वापस नहीं लौट रहे। तो अब सवाल यही है जो आप कह रहे हैं कि चिंताजनक स्थिति है, तो ये बच्चे जाते कहाँ हैं? तो हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिले हैं और देश के अंदर भी अलग अलग हिस्सों में मिल रहे हैं। तो ये चिंताजनक एक स्थिति है, और इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2013 में इस पर एक आदेश भी दिया है कि अब जो भी बच्चा है हमारे बीच से गुमेगा, एक तो उसकी 363 पे FIR दर्ज करना बहुत ज़रूरी है, और यदि वो बच्चा 4 महीने के अंदर नहीं मिला तो हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में पुलिस की एक स्पेसिफिक यूनिट तैयार हुई है जिसका नाम है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। ये उसके माध्यम से अब इन बच्चों को ट्रेस किए जाने की एक पूरी कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में ये चिंताजनक स्थिति है। सर, चिंताजनक तो है, लेकिन जहाँ चिंता होती है वहाँ एक उम्मीद भी होती है, क्योंकि उम्मीद के जरिए ही हम उन बच्चों को वापस लेकर आते हैं। आप जैसे लोग इसके लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समस्या का हल तो ढूंढना पड़ेगा और समाज से ढूंढना पड़ेगा, तो मॉडस ऑपरेंडी क्या है? क्योंकि एक कोई भी घटना घटित होने का एक बड़ा कारण होता है, अभी तक जो निकल कर आया इसमें कुछ कारण आपको समझ में आता है कि किन कारणों के चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें घट रही हैं, बच्चे गुम हो रहे हैं? जी,
आपने सही कहा, एक्चुअली अलग अलग गिरोह अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एक रैकेट बस्ट किया, उस रैकेट में हमको पता चला कि जो नवजात बच्चे हैं या ऐसी बालिकाएं जिनके पास बच्चा हो सकता है, प्रेम प्रसंग में बच्चा आ गया या वो सेक्सुअल वायलेंस के शिकार रही हैं, उसके चलते बच्चा आया, ऐसे बच्चों को ऐसे व्यक्ति खरीद रहे हैं या ले रहे हैं जिनके खुद की बच्चे नहीं हैं। जबकि हमारे देश में एक कारा नाम का व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आप इस तरीके से गोद लेने की प्रक्रिया में जा सकते हैं। लेकिन एक मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ऐसे बच्चे ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, आप मध्य प्रदेश के देखेंगे, जिसमें सेक्स रेशो बेहतर है दूसरे क्षेत्रों की तुलना में। वहाँ से सबसे ज़्यादा बालिकाएं मिसिंग हुई हैं और संयोग से ये बालिकाएं मध्य प्रदेश के ही उन क्षेत्रों से मिल रही हैं जहाँ पर सेक्स रेशो डिक्लाइन किया है, उन कम्युनिटीज़ में मिल रही हैं जहाँ पर सेक्स रेशो डिक्लाइन किया है। तो एक आदिवासी समाज हमारे मध्य प्रदेश में ही एक संदेश देता है कि देखिए हम बेटियों को कैसे बचाते हैं। वही आदिवासी समाज के सामने आज दुविधा यह है कि उनकी बेटियां तेजी से गायब हो रही हैं। तो इसकी मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग सामने आ रही है और इसमें अलग अलग तरीके के मसले भी सामने आ रहे हैं कि कहीं पर शादी के लिए, कहीं पर सेक्सुअल वायलेंस के लिए, कहीं पर मजदूरी के लिए और कहीं पर गोद अवैधानिक तरीके से गोद लेने देने के लिए। ऐसे अलग अलग कारणों से बच्चों का गायब होना बदस्तूर जारी है। निश्चित रूप से प्रशांत जी ने अपनी बातों से साफ तौर पर बच्चों के गुम होने पर और उनके अधिकारों को लेकर चिंता जाहिर की और यही कारण है कि वो समाज को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर अमिताभ पांडे जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अमिताभ, आपसे समझना चाह रहा था मैं, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है जागरूकता की, और इस जागरूकता के लिए एक वृहद लाइब्रेरी भी हमें जो है संग्रहालय में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ना आना चाहते हैं, या बात हो रही है यहाँ पर बच्चों के गुम होने की चर्चा भी हम कार्यक्रम में कर रहे हैं, तो क्या जो सेवा क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, सेवा बस्तियों में रहते हैं, माफ़ कीजिएगा, उन बच्चों के लिए भी क्या संग्रहालय ये काम करता है कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और ख़ास तौर पर इन तरीके से, क्योंकि वो गुम हो रहे हैं या किसी गलत आदत में पड़ रहे हैं, तो उनसे बच सकें? देखिए, संग्रहालय की कोशिश ये रहेगी कि इन विषयों की भी चर्चा हो, क्योंकि ये भी समाज और संस्कृति से जुड़े हुए विषय हैं। उस पर संवाद और वर्कशॉप्स कराए जाएंगे। दूसरा है जो कि हमारे बच्चे जो उन जगहों पे रह रहे हैं जिन्हें थोड़ा शिक्षा से वंचित है, ये म्यूज़ियम के थ्रू लर्निंग के प्रोसेस हो, जहाँ आकर के हम म्यूज़ियम देख करके उनकी लर्निंग ऐड कर सकें। और कई संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं कि बच्चों को वो म्यूज़ियम में ला करके डे लर्निंग के प्रोसेस से करते हैं, तो उन चीज़ों को दिखा करके उनकी शिक्षा बढ़ाते हैं। तीसरा ये रहा है कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटाइज करेंगे। और अभी जो मेरी जानकारी में है कि कई सारे छात्र आकर के अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इसमें करते हैं, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी बहुत ही वृहद है और बहुत ही संपूर्ण है, तो बच्चों को इसको लाभ मिलता है। इसमें ये भी एक कोशिश रहेगी कि बच्चे जो हमारे इसका लाभ लेना चाहते हैं, उनका लाइब्रेरी तक पहुंचने का जो एक्सेस है उसको हम सुधार करें। तो एक्सेस में भी सुधार किया जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मानव संग्रहालय की भी कोशिश है कि बच्चों को जागरूक किया जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए, और इसको लेकर लगातार काम हो रहा है और आगे भी काम होगा। ये बात जो है डॉक्टर अमिताभ जी बता रहे हैं। मैं चलूँगा प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बात यहाँ पर शिक्षा की भी हो रही है और अमिताभ जी ने भी कहा कि यहाँ पर शिक्षा से बच्चों को जोड़ना होगा। तो अब बाल अधिकारों की बात जब आती है तो बच्चों को उनके अधिकार बताना होंगे, और क्योंकि ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम भी होता है, क्योंकि बच्चों को उस काले अंधेरे में ढकेल भी दिया जाता है और उनके मन में भय भी आ जाता है। उस भय को निकालना, फिर उनको अधिकार बताना और फिर सभ्य समाज में जुड़ना एक बड़ी चुनौती होती होगी सर, कैसे इसको पूरा करें? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दरअसल ये इसको दुर्भाग्य कहेंगे कि हमारे देश में बच्चों को अधिकारों से तब परिचित होने की ज़रूरत है जब वो बच्चे हैं। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हम जैसे लोग अभी बाल अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों तक ये नहीं पहुंचा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक बहुत सुंदर पहल की है कि बाल अधिकारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की है, और जिसमें जब हम जो दूसरा अधिकार है राइट टू डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत शिक्षा भी है, तो जो बच्चे शिक्षण संस्थानों में हैं अब वो कम से कम अपने बाल अधिकार जान पा रहे हैं, जान पाएंगे, और फिर वो जानने के बाद उन अधिकारों को एंटरटेन भी कर पाएंगे। तो ये एक सुंदर पहल अभी मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है। जी। सरकार ने तो पहल कर दी सर, और आप कह भी रहे हैं कि ये जब पहल हो जाएगी तो निश्चित रूप से इससे बच्चों को फ़ायदा भी होगा। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ये जो तबका है बच्चों का, क्योंकि बाल अधिकारों का, ये अधिकार उन बालकों के लिए या उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे। तो यहाँ बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वो शिक्षा से नहीं जुड़ते, और दूसरी चुनौती होती है जब वो शिक्षा से नहीं जुड़ते तो समाज से नहीं जुड़ पाते, और फिर कहीं ना कहीं परेशान भी होते हैं। और ऐसे ही बच्चों को जो ऐसे लोग हैं जो इनकी तस्करी करते हैं या इनके गुमशुदगी में उनका हाथ होता है, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और उन बच्चों को ले जाते हैं। तो चुनौतियाँ दो होती हैं
कि जब ऐसे बच्चों को आप रेस्क्यू करते हैं तो उसके मन के भय को निकालना और उसको समाज से जोड़ना, मतलब 2 सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, बड़ी बात है। तो नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए एक मध्य प्रदेश में या देश के स्तर पर एक प्रक्रिया और चल रही है जिसका नाम है वल्नरेबिलिटी मैपिंग। यानी ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से या समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, किसी भी कारणों से कटे हैं, एक तो उनकी मैपिंग करना और उनको जो संभावित उनके सामने विकल्प है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की जरूरत है, तो उनके लिए स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर जैसी योजनाओं से भी जोड़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वंचितता में थोड़े अलग पैमाने पर हैं, उनके लिए अलग तरीके की स्कीम्स हैं, तो ऐसे जोड़ रहे हैं ताकि वो बच्चे किसी भी तरीके से तस्करी या ऐसी चीज़ों का शिकार ना हो सकें। और दूसरा सवाल, माफ़ करिए मैं थोड़ा मिस कर गया दूसरा सवाल आपका। मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि जोड़ने के काम तो हो रहे हैं कि बच्चे उसमें नहीं जाए, लेकिन जो बच्चे रेस्क्यू होते हैं, जो ऑलरेडी जा चुके हैं, उन बच्चों का जब रेस्क्यू होता है तो उनके मन से वो भय निकालना, डर निकालना और फिर सभ्य समाज से साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो बच्चे अभी रेस्क्यू हो रहे हैं, इन बच्चों को हमारे देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसके अंतर्गत हर जिले में एक व्यवस्था बनी हुई है, उसका नाम है बाल कल्याण समिति। इसमें 5 सदस्य होते हैं। बाल कल्याण समिति के समक्ष इन बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है। फिर बाल कल्याण समिति अपने विवेक से देखती है कि इन बच्चों के पुनर्वास में, चाहे वो आर्थिक पुनर्वास हो, चाहे वो शैक्षणिक पुनर्वास हो, चाहे सामाजिक पुनर्वास, उसके लिए क्या क्या बेहतर विकल्प मौजूद हैं और उनसे कैसे जोड़ना है। तो ये जो बच्चे रेस्क्यू होते हैं उनसे जोड़ने के लिए बाल कल्याण समितियां पूरे देश में काम कर रही हैं, और मध्य प्रदेश में भी संयोग से जो बच्चे अभी रेस्क्यू हुए हैं उनको बाल कल्याण समितियों के माध्यम से उनका बेहतर पुनर्वास किया जा रहा है। तो बेहतर पुनर्वास किया जा रहा है, सरकार की कोशिश भी है, समाज की कोशिश भी है, लोगों की कोशिश भी है कि बच्चों को उनका अधिकार मिल सके, लेकिन हम सबको मिलकर साथ आना होगा। अगर कहीं पर भी बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा सजग होना होगा। अगर हम सजग हो गए तो हमारे बच्चों का भविष्य ना सिर्फ हम बचा सकते हैं बल्कि उसको संवार भी सकते हैं। लौटूंगा प्रशांत जी आपके पास। डॉक्टर अमिताभ जी मेरे साथ लगातार बने हुए निदेशक हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के। सर, आपसे यही समझना चाह रहा था, क्योंकि बात बहुत सारी बच्चों पर भी हो गई, तो संस्कृति की तरफ भी कुछ लौटेंगे, क्योंकि बात आती है जब मानव संग्रहालय की तो विविध संस्कृतियाँ तो देखने को मिलती हैं, लेकिन मानव संग्रहालय की जो ब्रांडिंग होना चाहिए वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मानव संग्रहालय अपने आप में एक बृहद है और जो एक बार मानव संग्रहालय से जुड़ जाता है वो बार बार जाता है। तो आपको नहीं लगता कि टूरिस्ट के क्षेत्र में भी इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है? और ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी के साथ फिल्में बन रही हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अट्रैक्ट हो रही है मध्य प्रदेश की तरफ, और मानव संग्रहालय में तो कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो क्या इसको फिल्म सिटी के रूप में डेवलप करने की भी कोशिश है, या यहाँ पर जो निर्देशक हैं फिल्म बनाने अगर आना चाहते हैं तो क्या उनको किसी तरीके की रियायत दी जाएगी, या क्योंकि हमारी संस्कृति फिल्म के पर्दे के जरिए दर्शकों तक को पहुँचेगी, पूरे देश में पहुँचेगी, तो ऐसी भी कोई कोशिश है? देखिए, फिल्म एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम दूर दराज तक पहुंच सकते हैं। ये ऐसा माध्यम है कि जिसको हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं जी। तो मानव संग्रहालय का, जैसे कि आपने कहा कि उसमें एक बड़ा यूनिक है कि उसमें आप हिमालयन कल्चर से लेकर के सी कल्चर तक दिखाने की उसमें जगह है। अगर हम बड़े तालाब की तरफ चले आएँ तो हमें ये तटीय परिस्थिति का आभास होता है। अगर हम ये हिमालयन साइड चले जाएं तो थोड़ा सा हमें पहाड़ी क्षेत्र का मिलता है जी। और फिर बीच में आ जाए तो सेंट्रल का है। तो कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे हम टूरिस्ट को डेवलप भी करें और इन जो भी हमारे नियम अनुसार इसमें फिल्म इंडस्ट्री को परमिशन देने का होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे जो भी रूल होंगे और हमारे जो भी कमिटीज़ हैं उनसे हम देख करके, क्योंकि ये एक माध्यम होगा, क्योंकि जो संस्कृति हमें दूर दराजों में मिली है फिल्मों में दिखाना अब कम हो गया है। तो ये अब अगर वो प्रदर्शित कर सके तो जो एक डिस्कनेक्ट हो रहा है धीरे धीरे हमारा जो रूरल लाइफ के, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो विविधता है, तो अगर हम उन हैबिटेट्स के माध्यम से भी फिल्म में हम दिखा पाएँ तो वो एक अट्रैक्शन पॉइंट होगा कि किस जगह का है, और हमारा जो भी उसका दर्शक होगा हमारे संस्थान में आने की जागरूकता बढ़ेगी। तो वो एक अच्छा माध्यम है। हम कोशिश करेंगे कि अगर इसमें जो भी हमारा नियम होगा उस नियम से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से सर, तो कोशिश यही है कि जो ये संस्कृति मानव संग्रहालय में सजो के रखी गई है इसको दर्शकों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, जुड़ें। यही कोशिश मानव संग्रहालय के जो निदेशक हैं वो बता रहे हैं कि यही कोशिश मानव अधिकारों को लेकर अगर हम बात करें तो बाल अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और बाल अधिकारों पर भी हम लौटेंगे। सर, लौटूंगा आपके पास। प्रशांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी, बात यहाँ पर बाल अधिकारों की हो रही है। आपने बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला, लेकिन सर अब बात हम
बैड की तरफ तो घूम लिए, लेकिन बात गुड की भी है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण भी होती है, तो वो किरण नज़र आ रही है। आप जैसे लोग लगातार काम भी कर रहे हैं, उम्मीद है। तो सर यहाँ पर जो समाज का मुख्य वर्ग है उसको ट्रेनिंग देने की भी काफ़ी ज़रूरत आपको नहीं लगती कि जो समाज के लोग हैं अगर वो जागरूक होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो घट रहा है, कि हम देखते हैं कि कोई घटना होती है, उसके बाद अगर कहीं से कोई सूचना आ जाए कि यहाँ से कोई बच्चा चोरी हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि वही समाज 15-20 दिन काफ़ी चौकन्ना होता है। तो इसको लेकर भी नहीं लगता कि आपको यहाँ पर भी काम होने की ज़रूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि दरअसल सरकारें काम कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका कई बार इससे अनजान है या अनजान बनने की कोशिश करता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर के बच्चों के पे अभी ये आँच नहीं आई है, जब वो आएगी तब हम चेतेंगे। तो एक शेर है और वो बहुत इस सच्चाई को बयां करता है कि वो कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये आँच जब तक हमारे घरों के बच्चों तक पहुँचे तो तब समाज चेतेगा क्या? इसके लिए ज़रूरत यह है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग समुदायों के बीच में अपने बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, उस पर बातचीत होने की बहुत ज़रूरत है। और ये माना जाए कि यदि इस प्रदेश से कोई भी 30 बच्चे यदि गायब हो रहे हैं, वो शायद मेरे और आपके घर के ना हो, लेकिन हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, तो उसके लिए उतना ही सजग और संवेदनशील होकर प्रक्रियाएं चलाने की ज़रूरत है। और इसलिए निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, समाज के पास जाना और समाज को अपनी जिम्मेदारी लेने की बहुत ज़रूरत है कि यदि हम अपने बच्चों के संदर्भ में नहीं चेतेंगे तो शायद फिर सरकारें या दूसरे लोग जो अपना एक छोटा छोटा जतन कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी समाज की है। जी बिल्कुल, मुख्य जिम्मेदारी समाज की। प्रशांत जी, कार्यक्रम के अंतिम बेला में है, आपने काफ़ी चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर भी किया, दर्शकों को समझाया भी, लेकिन मैं आपसे संक्षेप में एक संदेश भी चाहूँगा कि बाल अधिकारों को लेकर आप समाज से, जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। गुड टच और बैड टच जैसे यानी लैंगिक शोषण के मामले बहुत आ रहे हैं, तो बच्चों को तैयार करें और बार बार ये ना बताएं कि जो बच्चे यदि नो कह रहे हैं या बच्चे अपनी बात अभिव्यक्त कर रहे हैं तो अभिव्यक्ति को हम सुने, समझें और उनके जो बोल रहे हैं बच्चे, उनको वरीयता दें, उनको सुनें। और तीसरा, सजग हों, संवेदनशील हों और अपने आसपास के बच्चों पर सख्ती ना बरतें, लेकिन बच्चों के मुद्दों पर सख्ती से काम करें। निश्चित रूप से सजग होने की ज़रूरत है। अगर सजग हो गए तो बाल अधिकारों जो है बालों को मिल जाएंगे। हमारे साथ मानव संग्रहालय से भी निदेशक जी मौजूद हैं, डॉक्टर अमिताभ जी। सर, कार्यक्रम के अंतिम बेला में जाते जाते, क्योंकि नवाचार की बात भी होगी लेकिन AI की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो संदेश चाहूँगा। देखिए, हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानव संग्रहालय से जुड़ें, मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए और उसमें हिस्सेदारी के लिए। वो अपना कुछ कार्यक्रम करना चाहेंगे तो करें। इसके लिए हम कोशिश, हमारे यहाँ शिक्षा भी चलती है, एक कार्यक्रम PG डिप्लोमा म्यूज़ियम में चलता है जो इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक, उनसे वो मान्यता प्राप्त है और उसमें इस समय 20 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे भी जुड़ सकें, इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आजीविका का भी साधन बन रहा है। और ये जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इनको मैं म्यूज़ियम वॉलंटियर की तरह भी चाहूँगा कि एक अपनी तरह कुछ इस्तेमाल कर सके अपने ज्ञान का। तो अगर कोई विजिटर चाहता है कि हमें कोई एक गाइड कर सके, तो ये छात्रों का इस्तेमाल करके गाइड करने के माध्यम से तो संस्कृति की समझ बढ़ाने के लिए तो सभी को आमंत्रित है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बात हो संस्कृति की, इन सभी पर मानव संग्रहालय काम कर रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमिताभ जी आपका भी, प्रशांत दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रद्धा जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, नृत्यांगना थी, आपका भी शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमने बात संस्कृति की, नृत्य की, बाल अधिकारों की, और इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने प्रकाश डाला। और कोशिश यही है कि संस्कृति से जुड़ें, नृत्य से जुड़ें, मन प्रफुल्लित होगा, लेकिन अधिकारों से जुड़ने की भी ज़रूरत है, अपने बच्चों को संस्कार देने की ज़रूरत भी है। इस पर भी आज हमने बात की। तो कार्यक्रम में फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।